Hey guys, welcome to the 11th lecture of the chapter Transport in Plants. I am हरीश कुमार और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ ऑस्मोसिस। ठीक है, तो चलो लेक्चर शुरू करते हैं। देखिए, लास्ट लेक्चर में लेक्चर नंबर 10 में हमने ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में समझा। इस लेक्चर में हम एक एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन पढ़ेंगे ऑस्मोसिस का। हम देखेंगे कि एक सिस्टम है, उसमें किस तरीके से ऑस्मोसिस हो रहा है, और फिर हम ये भी पता करेंगे कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो ऑस्मोटिक प्रेशर को हम मेजर कैसे करते हैं। ठीक है, किस तरीके से ऑस्मोटिक प्रेशर का मेजरमेंट होता है वो चीज़ भी हम इस लेक्चर में जानेंगे। तो देखो, एनसीईआरटी पेज नंबर 181 पे जब आप ऑस्मोसिस पढ़ रहे होगे तो आपको एक ऐसा फिगर मिलेगा। ठीक है, इस फिगर में देखो क्या है, एक बीकर है। ठीक, बीकर में वाटर है। ठीक है, सॉल्वेंट वाटर, ऑलराइट। और एक थिसल फनल है। ये जो लंबा सा आपको दिख रहा है ना, ये स्ट्रक्चर, इसे हम कहते हैं थिसल फनल। ठीक है, थिसल फनल। और ये हमारा बीकर, बीकर के अंदर क्या है, वाटर, और थिसल फनल के अंदर है सुगर सॉल्यूशन। सॉल्यूशन, ठीक है, बीकर में सॉल्वेंट है हमारा वाटर, और इस थिसल फनल में है शुगर सॉल्यूशन। और यहाँ पे आप देखोगे जो थिसल फनल, ये किस तरीके से, देखो यहाँ से आपको नैरो दिखेगा। ठीक है, नैरो, और यहाँ नीचे से चौड़ा वाइड वाइड है। ठीक है, चौड़ा मुंह है, वाइड माउथ है, और एकदम मुंह पे एकदम सबसे एंड पे देखोगे थिसल फनल का, यहाँ पे एक मेम्ब्रेन है। आपको दिख रहा होगा, एक मेम्ब्रेन है। ठीक है, उसको लगा दिया गया है मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन कैसा है, सिलेक्टिवली परमिएबल या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, यानी इस मेम्ब्रेन के थ्रू सिर्फ सॉल्वेंट पास हो सकते हैं, सिर्फ सॉल्वेंट डिफ्यूज कर सकते हैं। सॉल्वेंट क्या है हमारा, वाटर, जो है बीकर में। अब देखिए क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा। ये जो हमारा वाटर है, ठीक, अब अंदर में देखो, यहाँ पे अंदर में क्या है, शुगर सोल्यूशन है। ठीक, और यहाँ वाटर है, बाहर में बीकर में वाटर है, थिसल फनल में शुगर सोल्यूशन है। अब यहाँ पे अगर हम डीपी की बात करें, डिफ्यूजन प्रेशर की, तो आपको पता है प्योर वाटर, सिर्फ वाटर का डिफ्यूजन प्रेशर ज़्यादा होता है। ठीक है, और शुगर सोल्यूशन में तो वाटर होगा ही, सोल्यूशन है। ठीक है, तो सॉल्वेंट वाटर होगा ही, और साथ ही साथ सॉल्यूट होगा। सॉल्यूट क्या होगा, शुगर होगा, तभी हम इसको क्या कह रहे हैं, शुगर सोल्यूशन कह रहे हैं। शुगर सोल्यूशन, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट, सॉल्यूट शुगर है, और थोड़े बहुत वाटर भी इसमें प्रेजेंट होंगे, वाटर के मॉलिक्यूल्स भी। ऑलराइट, तो अगर हम यहाँ डिफ्यूजन प्रेशर देखें तो वाटर का जो डिफ्यूजन प्रेशर जो बीकर में है उसका ज़्यादा होगा, और अंदर जो थिसल फनल के अंदर जो शुगर सोल्यूशन है उसका डिफ्यूजन प्रेशर ऑब्वियसली कम होगा। तो आपने बहुत अच्छे से पढ़ के रखा है एक बात कि ऑस्मोसिस कब होता है। ऑस्मोसिस क्या होता है, डिफ्यूजन ऑफ वाटर, सॉल्वेंट, वाटर मॉलिक्यूल्स अक्रॉस सिलेक्टिवली या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू क्या, प्रेशर ग्रेडियंट। कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट तो होता ही, और प्रेशर ग्रेडियंट भी, यानी कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ वाटर का मूवमेंट होगा। तो जो बीकर में जो वाटर है ना, वो इस मेम्ब्रेन के थ्रू कहाँ एंटर करेंगे, थिसल फनल में, क्योंकि बीकर में जो वाटर है उसका डिफ्यूजन प्रेशर ज़्यादा है। ठीक, और अंदर थिसल फनल में जो शुगर सोल्यूशन है उसमें डिफ्यूजन प्रेशर कम है। ठीक, तो जो वाटर का मूवमेंट होगा, वाटर कैसे डिफ्यूज करेगा, इस बीकर से वाटर अंदर थिसल फनल के अंदर जाएगा जहाँ पे शुगर सोल्यूशन प्रेजेंट है, और इसी को हम कहते हैं ऑस्मोसिस। तो यहाँ पे इस पूरे सिस्टम में, ये हमारा सिस्टम है, इसमें आपने जाना कि किस तरीके से ऑस्मोसिस हो रहा है। ठीक, तो जब ये वाटर एंटर करने लगा ना, तो थिसल फनल में जो शुगर सोल्यूशन है उसका जो अमाउंट है वो बढ़ने लगा। ठीक है, और कुछ इतना लेंथ जो था शुगर सोल्यूशन का, ठीक है, इतना अमाउंट बढ़ गया। ये किसके कारण हुआ है, ये जो आपको एरो दिख रहा है रेड कलर का, ये एरो, इतना अमाउंट बढ़ गया शुगर सोल्यूशन का। क्यों, क्योंकि ऑस्मोसिस से वाटर एंटर किया थिसल फनल के अंदर, तो थिसल फनल में सोल्यूशन का अमाउंट इतना बढ़ गया। क्यों हुआ ये हुआ रिजल्ट ऑफ ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस के कारण।
ऑस्मोसिस क्या हुआ, ऑस्मोसिस क्या होता है, वाटर का डिफ्यूज होना अक्रॉस द मेम्ब्रेन। ये सेमी परमिएबल हो सकता है या सिलेक्टिवली परमिएबल हो सकता है अकॉर्डिंग टू प्रेशर ग्रेडियंट, यानी कि हाई डिफ्यूजन प्रेशर से लो डिफ्यूजन प्रेशर की तरफ वाटर का क्या हुआ है, डिफ्यूजन हुआ है। और इसके कारण से थिसल फनल में जो शुगर सोल्यूशन था देखो उसका अमाउंट बढ़ गया। ठीक है, तो इतना जो अमाउंट बढ़ा है ना, इतना अमाउंट, इतना जो आपको दिख रहा है थिसल फनल के अंदर, ये बढ़ा है रिजल्ट ऑफ ऑस्मोसिस के कारण। तो इस सिस्टम में हमने जाना ऑस्मोसिस किस तरह से होता है। ठीक, अब हमें जानना है ऑस्मोटिक प्रेशर का मेजरमेंट। ऑस्मोटिक प्रेशर का मेजरमेंट, अब मैं इस सिस्टम से आपको बताऊंगा कि ऑस्मोटिक प्रेशर का मेजरमेंट किस तरीके से होता है। देखो, ये जो हमारा थिसल फनल है इसमें शुगर सोल्यूशन है। शुगर सोल्यूशन मतलब क्या है, सॉल्वेंट वाटर होगा कुछ और उसके साथ प्लस सॉल्यूट होगा, और सॉल्यूट के कारण से ही प्रेशर क्या कहते हैं उसको, ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप होता है। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था, सॉल्यूट के वजह से। ठीक है, तो सॉल्यूट का कंसंट्रेशन जैसे जैसे बढ़ेगा ऑस्मोटिक प्रेशर भी वैसे वैसे बढ़ेगा। ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्यूट कंसंट्रेशन। तो इसके अंदर सॉल्यूट है यहाँ पे थिसल फनल के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर भी लग रहा होगा, सॉल्यूट के कारण से ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप हो गया। ठीक, तो अब हमें जानना है कि हम किस तरीके से ऑस्मोटिक प्रेशर का मेजरमेंट करेंगे। राइट, तो ये चीज मैं आपको सिखाता हूँ। देखो, कुछ ऐसा सिस्टम है आपके पास। ठीक है, यही वाला सिस्टम, ये जो सिस्टम था यहाँ पे, ऑलराइट, और ये आपका मेम्ब्रेन। ठीक है, अब आपको क्या करना है, हमें ऑस्मोटिक प्रेशर मेजर करना है। तो आप एक पिस्टन लो, पिस्टन ये जो दिख रहा है आपको ब्लैक कलर का, ये पिस्टन। ठीक है, पिस्टन लो और इसको थिसल फनल के ऊपर में ऐसे मुंह पे लगाओ, ये जो थिसल फनल है यहाँ पे, और पुश करो पिस्टन से। पिस्टन को लो और थिसल फनल के अंदर जो शुगर सोल्यूशन है उसके ऊपर प्रेशर लगाओ, पुश करो। ठीक है, ये प्रेशर कैसा होना चाहिए, अदर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में तो इस तरीके से पूरा ऑस्मोसिस प्रोसेस चल रहा था। ठीक है, पर हमने एक्सटर्नल प्रेशर लगाया, प्रेशर अदर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर में तो ये कुछ ऐसे ऑस्मोसिस हो रहा था, पर हमने क्या किया, एक पिस्टन लिया। ठीक है, पिस्टन लिया और ऊपर से एक्सटर्नल प्रेशर लगाया। एक्सटर्नल प्रेशर लगाया, प्रेशर अदर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो क्या हुआ, देखो जैसे हमने प्रेशर लगाया ना, ये जो वाटर मॉलिक्यूल जो थे अंदर की तरफ जा रहे थे, यहाँ पे देखो, ये अब जाना बंद कर देंगे। वाटर मॉलिक्यूल्स अब एंटर करना बंद कर देगा। जो सॉल्वेंट है हमारा वाटर, जब हमने प्रेशर लगाया, ठीक है, प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर लगाया, तो जो वाटर मॉलिक्यूल्स थे, जो सॉल्वेंट थे, वो थिसल फनल के अंदर इस मेम्ब्रेन के अक्रॉस डिफ्यूज होना बंद कर दिए। ठीक, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वाटर एंट्री बंद हो जाएगी। ठीक है, वाटर एंट्री बंद हो जाएगी जब आप पिस्टन से प्रेशर लगाओगे, एक्सटर्नल प्रेशर अदर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर में तो इस तरीके से काम चल रहा था, जो नॉर्मल एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर लग रहा था उसके अंडर में कुछ इस तरीके से ऑस्मोसिस हो रहा था। आपने एक पिस्टन लिया और ऊपर से इसी सिस्टम में पिस्टन लिया और ऊपर से एक्सटर्नल प्रेशर लगाया, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वाटर एंट्री बंद हो जाएगा और वाटर का एंट्री नहीं होगा। ठीक है, तो जिस एक्सटर्नल प्रेशर पर वाटर एंट्री फनल में बंद हो जाए, वो प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर के इक्वल होता है। देखो, ध्यान से सुनो, आपने एक्सटर्नल प्रेशर लगाया, पिस्टन लिया, उससे एक्सटर्नल प्रेशर लगाया और वाटर एंट्री, जो वाटर एंट्री हो रहा था, डिफ्यूजन हो रहा था। ठीक है, देखो ना, सिस्टम में वाटर में डिफ्यूजन प्रेशर ज़्यादा था, शुगर सोल्यूशन फनल के अंदर वाटर डिफ्यूजन प्रेशर कम था, तो वाटर का एंट्री हो रहा था, ऑस्मोसिस हम कह रहे थे। लेकिन हमने एक पिस्टन लिया और बाहर से एक्सटर्नल प्रेशर लगाया, तो क्या हुआ, एक टाइम ऐसा आया कि वाटर एंट्री बंद हो गया। ये जो वाटर एंट्री हो रहा था मेम्ब्रेन के अक्रॉस, वो बंद हो गया। तो जिस एक्सटर्नल प्रेशर पे वाटर एंट्री फनल में बंद हो जाए, ठीक है, वो प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर के इक्वल होता है। ऐसे समझिए, जैसे मानिए आपने इस पिस्टन को लिया और इससे 5 बार एक्सटर्नल प्रेशर लगाया। जैसी 5 बार एक्सटर्नल प्रेशर आपने लगाया, वैसी वाटर एंट्री बंद हो गया। आपने एक बार 1 बार, ठीक है, 1 बार एक्सटर्नल प्रेशर लगाया, वाटर एंट्री अभी भी चल ही रहा था। ठीक है, वाटर एंट्री अभी भी हो रहा था। आपने 2 लगाया, अभी भी हो रहा है, 3 लगाया, 4 लगाया। लेकिन जैसे आपने 5 बार, 5 बार BRR, ठीक है, 5 बार एक्सटर्नल प्रेशर लगाया, वैसी वाटर एंट्री जो था
थीसल फनल के अंदर, बीकर से थीसल फनल के अंदर जो वाटर एंट्री था वो रुक गया। कब? जब आपने 5 बार एक्सटर्नल प्रेशर लगाया। देयरफॉर जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो भी 5 बार है। ऑस्मोटिक प्रेशर कितना है? 5। देखो, जिस एक्सटर्नल प्रेशर पे आपने 5 बार एक्सटर्नल प्रेशर लगाया तो वाटर एंट्री फनल में बंद हो गया। मान लो आपने 5 बार लगाया और वाटर एंट्री फनल में बंद हो गया, तो वो प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर के इक्वल होता है। तो ये जो 5 बार जो हमारा एक्सटर्नल प्रेशर आपने लगाया था जिसपे वाटर एंट्री बंद हो गया थीसल फनल के अंदर, वही 5 बार हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर है। तो इस तरह से आप ऑस्मोटिक प्रेशर को मेजर कर लिए। तो यहाँ पे हमने एक एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन देखा ऑस्मोसिस का, ठीक है। बीकर में पानी था, यहाँ पे एक सिलेक्टिवली या सेमी परमेबल मेम्ब्रेन था। आपको पता है इसके क्रॉस सॉल्वेंट आराम से डिफ्यूज हो सकते हैं। तो वाटर में डिफ्यूजन प्रेशर ज़्यादा होता है और सोल्यूशन का कम होता है, आप पढ़ के रखे हो, राइट। तो सोल्यूशन का डिफ्यूजन प्रेशर कम था, तो वाटर मॉलिक्यूल जो है वो अकॉर्डिंग टू प्रेशर ग्रेडियंट मूव करते हैं। तो हाई प्रेशर ग्रेडियंट से लो प्रेशर ग्रेडियंट, ठीक है। थीसल फनल के अंदर लो है और बीकर में हाई है, तो बीकर से थीसल फनल की तरफ क्या हुआ? वाटर का मूवमेंट होने लगा। ऑलराइट, फिर आपने एक ये सब कब चल रहा है? नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, ठीक। लेकिन फिर आपने एक पिस्टन लिया और बाहर से एक्सटर्नल प्रेशर लगाया। एक्सटर्नल प्रेशर मतलब प्रेशर अदर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आपने 5 बार एक्सटर्नल प्रेशर लगाया तो वाटर एंट्री बंद हो गई, ठीक है। तो वो प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर के इक्वल होता है जिसपे वाटर एंट्री बंद हो जाएगी। तो 5 बार एक्सटर्नल प्रेशर पे वाटर एंट्री बंद हो गया, तो ऑस्मोटिक प्रेशर कितना है? 5 बार है, ठीक। अब देखिए, इस बॉक्स पे मैं एक क्वेश्चन आपसे सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है, एक क्वेश्चन। पर उससे पहले इस स्टेटमेंट को पढ़िए। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सोल्यूशन, जो चीज मैंने यहाँ लिखा है ना हिंदी में, इंग्लिश में लिखा है ना ये चीज मैंने, इंग्लिश मतलब हिंदी चीज को इंग्लिश में लिख दिया, उसी को एकदम प्योर इंग्लिश में आप कैसे पढ़ोगे? ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सोल्यूशन इज इक्वल, यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर एक सोल्यूशन में इक्वल होता है टू द प्रेशर रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट द वाटर फ्रॉम डिफ्यूजन इन हाइपरटोनिक सोल्यूशन। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सोल्यूशन आपको जाना, सोल्यूशन में तो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा क्योंकि सोल्यूशन में तो सॉल्यूट है और सॉल्यूट से ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप होता है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू द प्रेशर, कौन सा प्रेशर? जो रिक्वायर्ड होता है टू प्रिवेंट द वाटर, जो वाटर को रोकता है फ्रॉम डिफ्यूजन इन हाइपरटोनिक सोल्यूशन। देखो, ये जो थीसल फनल में जो सोल्यूशन है वो हाइपरटोनिक है, राइट, क्योंकि इसमें सॉल्यूट है। सॉल्यूट कौन है? शुगर है, तभी तो शुगर सोल्यूशन है, राइट। और यहाँ पे हमारा वाटर है बीकर में। तो ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सोल्यूशन, ये जो सोल्यूशन है इसका ऑस्मोटिक प्रेशर कितना है? इक्वल टू द प्रेशर जो आपने बाहर से लगाया एक्सटर्नल, टू प्रिवेंट द वाटर, ताकि ये जो वाटर है वो प्रिवेंट हो सके, अंदर नहीं जा सके इन हाइपरटोनिक सोल्यूशन, इस हाइपरटोनिक सोल्यूशन में, जो कि शुगर सोल्यूशन यहाँ पे क्या है? एक हाइपरटोनिक सोल्यूशन है, ठीक। तो आई होप आपको इंग्लिश डेफिनेशन भी समझ में आ गया होगा। इंग्लिश डेफिनेशन हिंदी में तो मैंने आपको अच्छे समझा ही दिया, ये इंग्लिश में भी लिख दिया, क्योंकि बहुत बच्चे जो है वो सिर्फ नीट के लिए नहीं, बोर्ड्स का एग्जाम भी देते। तो मैं हर जगह बस ऐसे ऐसे लिख लिख के पढ़ाऊंगा तो नहीं चलेगा ना, आपको तो बोर्ड्स का एग्जाम भी देना है, 12th का बोर्ड्स, राइट। चलिए आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन है, इन केस sucrose does diffuse out through the membrane, will this equilibrium be ever reached? आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछने का कोशिश किया गया है कि ये जो शुगर सोल्यूशन है ना, इसमें आपको एक केस दिया, एक कंडीशन दिया कि ये जो शुगर है ये क्या है? सुक्रोज है, सुक्रोज है, ठीक है। तो इन केस सुक्रोज क्या है? शुगर है ना, तो मान लो इस शुगर सोल्यूशन में जो शुगर है वो है सुक्रोज। तो इन केस सुक्रोज डज डिफ्यूज आउट थ्रू द मेम्ब्रेन, तो देखो, तो ये मेम्ब्रेन जो था हमारा कैसा था? सेमी परमिएबल या सिलेक्टिवली परमिएबल था, ठीक है। तो इससे सिर्फ सॉल्वेंट इधर उधर कर सकता है, सॉल्यूट नहीं। सॉल्यूट में भी सिलेक्टिव सॉल्यूट, पर शुगर जो है वो इधर उधर इस मेम्ब्रेन के अक्रॉस मूव नहीं कर सकता, डिफ्यूज नहीं कर सकता, सिर्फ सॉल्वेंट यानी कि वाटर डिफ्यूज कर सकता है। लेकिन एक कंडीशन दे दिया, एक केस दे दिया कि ये जो हमारा मेम्ब्रेन था इसमें छेद हो गए, पोर हो गए, किसी कारण बस आपने इसमें और बड़े बड़े छेद कर दिए, पोर कर दिए, फट गया ये मेम्ब्रेन।
ठीक है, तो क्या होगा, शुगर डज डिफ्यूज आउट थ्रू द मेम्ब्रेन, तो क्या होगा, शुगर भी अब डिफ्यूज करने लगेगा। ठीक है, सॉल्यूट भी अब डिफ्यूज करने लगेंगे, क्योंकि पहले तो ये मेम्ब्रेन सॉल्यूट को डिफ्यूज होने से रोक रहा था, लेकिन अब इसमें छेद हो गया, तो जो हमारा शुगर में जो सुक्रोज है, जो कि सॉल्यूट है, अब वो भी डिफ्यूज कर पाएगा। तो इन केस सुक्रोज डज डिफ्यूज आउट थ्रू द मेम्ब्रेन विल दिस इक्विलिब्रियम बी रीच्ड, यानी कि अब क्या हो रहा है, थिसल फनल से बाहर सॉल्यूट भी आ रहे हैं, अंदर तो वाटर जा ही रहा था, ठीक है, और बाहर की तरफ सॉल्यूट भी आ रहा है, तो दोनों तरफ से अब डिफ्यूजन हो रहा है, इधर से भी इधर से भी, मतलब मूवमेंट हो रहा है, राइट, डिफ्यूजन हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है। तो इन केस सुक्रोज डज डिफ्यूज आउट थ्रू द मेम्ब्रेन विल दिस इक्विलिब्रियम बी एवर रीच्ड, बोलो यस। हाँ, इक्विलिब्रियम हो जाएगा, यहां से ये जो वाटर है ये अंदर जाएगा, ठीक, और यहाँ से जो आपके सॉल्यूट है वो भी बाहर आएंगे। ये तब तक चलेगा जब तक बीकर में और थीसल फनल में इक्वल सॉल्यूट और सॉल्वेंट के नंबर इक्वल, मॉलिक्यूल्स के नंबर इक्वल ना हो जाए। ठीक है, तो बीकर में भी क्या होगा, आपका जो सॉल्यूट और सोल्यूशन है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट है, ठीक है, उसमें जो मॉलिक्यूल्स है वो भी इक्वल हो जाएंगे कंपेयर टू जो थीसल फनल में सॉल्यूट और सॉल्वेंट थे। ठीक, क्योंकि अब देखो शुगर सोल्यूशन का जो शुगर है वो भी अब डिफ्यूज करेगा बाहर की तरफ थ्रू द मेम्ब्रेन। ठीक, तो ये कब तक होगा, कब तक होगा ये, जब तक इक्विलिब्रियम रीच ना हो जाए। समझ रहे हो ना बात को। शुरू शुरू में तो क्या था, शुरू शुरू में था कि यहाँ पे आपका एक सिलेक्टिवली या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन था, तो सिर्फ वाटर अंदर जा रहा था, ठीक है, वाटर अंदर जा रहा था, और इसके कारण से रिजल्ट ऑफ ऑस्मोसिस देखो, यहाँ पे शुगर सोल्यूशन था, इसमें जो अमाउंट था वो बढ़ गया क्योंकि वाटर एंटर कर रहा है, लेकिन अब इसमें होल हो गया, तो अब सॉल्यूट भी बाहर आएगा, जो शुगर सोल्यूशन है ये भी बाहर आएगा, यानी कि सॉल्यूट भी बाहर आएगा। तो ये कब तक होगा, कब तक चलेगा, जब तक इक्विलिब्रियम रीच हो जाए, यानी कि बीकर और थीसल फनल में इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो जाए सॉल्यूट और सॉल्वेंट के। ठीक है, तब तक ये पूरा डिफ्यूजन चलता रहेगा, कब तक, जब तक इक्विलिब्रियम ना हो जाए। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इन केस सुक्रोज डज डिफ्यूज आउट थ्रू द मेम्ब्रेन विल दिस इक्विलिब्रियम बी एवर रीच्ड, यस, द इक्विलिब्रियम विल बी रीच्ड। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो मैंने एक चीज आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है कि ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्यूट कंसेंट्रेशन। एक सोल्यूशन में जितना ज्यादा सॉल्यूट होगा उतना ज्यादा उस सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। ठीक है, कि ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्यूट कंसेंट्रेशन। एक सोल्यूशन में जितना ज्यादा सॉल्यूट उतना ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो देखिए, अकॉर्डिंग टू हैरिस, हैरिस एक साइंटिस्ट है, ज़्यादा आप कुछ मत करो, आप बस यहाँ पे एक एच और यू लगा दो तो मेरा नाम हो जाएगा हरीश। अरे हाँ यार, देखो, अकॉर्डिंग टू हैरिस, हैरिस जो है ना, वो क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है ना वो हाईएस्ट होता है इन लीव्स एंड लोएस्ट होता है इन रूट्स। एक प्लांट के लीफ में ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होता है और एक प्लांट के रूट में ऑस्मोटिक प्रेशर कम होता है। इस चीज़ को आप ऐसे समझिए, ये हमारा रूट है, ठीक है, और ये हमारा लीफ है, ठीक है। अब सुनिए, जो लीफ है वो एरियल पार्ट है, प्लांट का एरियल पार्ट है, और यहाँ आपको पता है लीफ से क्या होता है, वाटर लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, और उस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसपीरेशन। ठीक है, तो लीफ में हमेशा क्या रहता है, लीफ से वाटर लॉस होता रहता है, तो लीफ में वाटर का अमाउंट आपको क्या मिलेगा, कम मिलेगा, यानी कि आपको क्या इसमें सॉल्यूट जो है वो ज्यादा मिलेंगे। और रूट जो है वो हमेशा सॉइल से वाटर एब्जॉर्ब करता रहता है, तो रूट में आपको वाटर ज्यादा मिलेगा, वाटर ज्यादा मिलेगा यानी कि सॉल्यूट कम मिलेंगे। अब मैंने आपको क्या कहा, ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्यूट कंसेंट्रेशन। सॉल्यूट का कंसेंट्रेशन किस में ज्यादा है, लीफ में या रूट में? आप बोलोगे सर रूट में, रूट में सॉल्यूट ज्यादा है क्योंकि वाटर कम है, क्योंकि वाटर का लॉस चल रहा है, ट्रांसपीरेशन हो रहा है। ठीक, तो सॉल्यूट ज्यादा लीफ में, तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज्यादा। तो अकॉर्डिंग टू हैरिस द ऑस्मोटिक प्रेशर इज हाईएस्ट इन लीव्स एंड लोएस्ट इन रूट्स, क्योंकि रूट्स में वाटर ज्यादा है, रूट हमेशा सॉइल से वाटर एब्जॉर्ब करता रहता है, ठीक है, रूट की जो सेल्स होती है, और सॉल्यूट कम होता है रूट में, सॉल्यूट कम तो ऑस्मोटिक प्रेशर कम। तो अकॉर्डिंग टू हैरिस भैया द ऑस्मोटिक प्रेशर इज हाईएस्ट इन लीव्स
एंड लोएस्ट इन रूट्स। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू हरीशु भी बोल दो, मैं ही तो पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। नेक्स्ट पॉइंट, जनरली ऑस्मोटिक प्रेशर इज लेस ड्यूरिंग द नाइट एंड हायर एट नून। इस चीज को समझो, डे टाइम वर्सेस नाइट टाइम में ऑस्मोटिक प्रेशर कब प्लांट के अंदर ज्यादा होता है? रात का टाइम है, टेम्परेचर कम है क्योंकि सनलाइट नहीं है, रात के टाइम पे तो मून रहता है, टेम्परेचर कम है, तो प्लांट से वाटर लॉस भी कम होगा। प्लांट से वाटर लॉस कम होगा यानी कि ट्रांसपिरेशन कम होगा, प्लांट में वाटर लॉस कम होगा, तो नाइट के टाइम में वाटर ज्यादा रहेगा प्लांट के अंदर क्योंकि वाटर लॉस कम हो रहा है, और वाटर ज्यादा तो सॉल्यूट कम। डे के टाइम में क्या होता है, सनलाइट होता है, टेम्परेचर ज्यादा होता है, गर्मी होती है, मॉइस्चर कम होता है, ठीक है, एटमोस्फेयर में टेम्परेचर ज्यादा है, तो प्लांट क्या करता है, वाटर लॉस करता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, जिसे हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन, तो ट्रांसपिरेशन ज्यादा होता है, तो वाटर लॉस भी प्लांट से ज्यादा होता है, तो प्लांट के अंदर वाटर क्या होगा, कम होगा डे टाइम पे, यानी कि सॉल्यूट जो होगा वो ज्यादा होगा। तो सॉल्यूट ज्यादा, सॉल्यूट का कंसेंट्रेशन ज्यादा तो ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा, तो डे टाइम पे सॉल्यूट ज्यादा तो ऑस्मोटिक प्रेशर इज लेस ड्यूरिंग नाइट, क्योंकि नाइट में देखो सॉल्यूट कंसेंट्रेशन कम है तो ऑस्मोटिक प्रेशर कम है, एंड हायर एट नून, बट डे टाइम पे, नून के टाइम पे, ठीक है, दिन के टाइम पे सॉल्यूट कंसेंट्रेशन ज्यादा रहता है प्लांट में, सॉल्यूट कंसेंट्रेशन ज्यादा तो ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा, तो जनरली ऑस्मोटिक प्रेशर इज लेस ड्यूरिंग द नाइट, ठीक है, एंड हायर एट नून, क्योंकि डे टाइम पे सॉल्यूट का अमाउंट ज्यादा रहता है प्लांट के अंदर, प्लांट सेल में आप देखोगे तो, और नाइट टाइम पे सॉल्यूट कम होता है, ठीक, क्योंकि नाइट टाइम पे वाटर ज्यादा रहता है प्लांट के अंदर, क्योंकि नाइट टाइम पे उतना वाटर लॉस नहीं हो रहा होता है क्योंकि टेम्परेचर कम रहता है, ट्रांसपिरेशन कम करता है प्लांट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सीक्वेंस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, हाइड्रोफाइट्स में सबसे क्या मिलेगा आपको, कम ऑस्मोटिक प्रेशर मिलेगा, क्योंकि हाइड्रोफाइट्स वो प्लांट है जो वाटर में रहते हैं, तो हमेशा हाइड्रोफाइट्स प्लांट के अंदर वाटर की कमी रहती है क्या, वाटर तो एकदम मस्त रहता है, तो सॉल्यूट कम होगा, सॉल्यूट कम तो ओपी कम, सबसे ज्यादा कम ओपी आपको हाइड्रोफाइट्स में देखने को मिलेंगे। हाइड्रोफाइट्स से थोड़ा ज्यादा आपको मेसोफाइट्स में देखने को मिलेंगे, जो प्लांट लैंड पे रहते हैं नॉर्मल ट्रॉपिकल कंडीशन में, ठीक है, मेसोफाइट्स, मेसोफाइट्स में उससे भी ज्यादा, मतलब हाइड्रोफाइट से ज्यादा ओपी आपको देखने को मिलेगा मेसोफाइट्स में, ठीक, और उससे भी ज्यादा ओपी आपको देखने को मिलेगा जेरोफाइट्स में, जेरोफाइट्स में, जेरोफाइट्स में, क्योंकि जेरोफाइट्स कहाँ ग्रो करते हैं, डेजर्ट में, और डेजर्ट में वाटर की कमी होती है, वाटर की कमी होती है तो सॉल्यूट ज्यादा होते हैं, सॉल्यूट ज्यादा तो ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा, और उससे भी ज्यादा होता है हेलोफाइट्स, हेलोफाइट्स यानी कि ऐसे प्लांट जो सॉल्टी एरिया में ग्रो करते हैं, और सॉल्ट अपने आप में क्या है, सॉल्यूट है, ठीक है, तो हेलोफाइट्स तो ऐसे प्लांट है जिनको सॉल्टी एरिया में ग्रो करना पसंद है, यानी कि उनके अंदर तो आपको सॉल्यूट बहुत ही ज्यादा मिलेंगे, सॉल्यूट सबसे ज्यादा तो ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे ज्यादा, तो हाइड्रोफाइट्स में सबसे कम ओपी, हेलोफाइट्स में सबसे ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक, तो देखिए द हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर इज फाउंड इन द हेलोफाइट्स, ठीक, हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर इज फाउंड इन हेलोफाइट प्लांट, नाम भी आपको एक प्लांट का मैं बता देता हूं, वो है एट्रीप्लेक्स कॉन्फर्टिफोलिया, ये एक हेलोफाइट, और हेलोफाइट में ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे ज्यादा होता है। हेलोफाइट में भी कौन सा ऐसा प्लांट है, हेलोफाइट्स के अंदर भी कौन, हेलोफाइट का तो सबसे ज्यादा ओपी होता ही, अब हेलोफाइट्स में भी कौन सा ऐसा पर्टिकुलर प्लांट है जिसमें सबसे ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर अभी तक देखा गया है, तो वह एट्रीप्लेक्स कॉन्फर्टिफोलिया, जिसमें आपको ऑस्मोटिक प्रेशर मिलेगा 202, ठीक है, 202 ATM। ऑलराइट, चलिए, तो आपको यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर, हमने एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन कराया ऑस्मोसिस का, फिर मैंने आपको समझाया ऑस्मोटिक प्रेशर किस तरीके से मेजर किया जाता है, ठीक, फिर यहाँ पे हैरिस भाई साहब ने कुछ बात बोला था कि ऑस्मोटिक प्रेशर हाईएस्ट होता है लीफ में, लोएस्ट होता है रूट में, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, फैक्ट्स है जो आपको याद रखना है। हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो हेलोफाइट्स प्लांट में देखने को मिलेगा, सबसे लोएस्ट हाइड्रोफाइट्स में देखने को मिलेगा, ठीक, चलिए, हेलोफाइट में भी एट्रिप्लेक्स कॉन्फर्टिफोलिया सबसे ज्यादा, जिसमें सबसे, हेलोफाइट्स में भी सबसे ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर कौन से हेलोफाइटिक प्लांट में है, तो आप बोलोगे एट्रिप्लेक्स कॉन्फर्टिफोलिया में,
ठीक है, तो यहाँ पे ये लेक्चर होता है समाप्त। आई होप आपको अच्छे से ये एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ ऑस्मोसिस समझ में आया होगा। एनसीईआरटी पेज नंबर 181 पे है, पढ़ना अच्छे से। चलो तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर।